हेलो फ्रेंड्स, मैं भवानी। आप सब देख रहे हैं सिलेक्टिव स्टडी UGBS। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि बीएड के ऊपर कुछ टॉपिक लाया जाए और ये उड़िया का चैनल था। आज मैं हिंदी के ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास जैसे वीडियो पहुँच सके तो उन्हीं के लिए बनाया है। तो देर ना करके चलो देखते हैं NCF 2005, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो 2005 से पहले हमारा कौन कौन सा नेशनल फ्रेमवर्क आ गया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 आया था, 1988, 2000 और 2005। ये चार नेशनल फ्रेमवर्क पब्लिश हुआ था। इसको कौन पब्लिश किया था? तो NCERT के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग सिलेबी, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस विद इन द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है, इसमें ये सबके ऊपर काम करने के लिए ही बनाया गया है, जो कि सिलेबस के ऊपर, सिलेबस में कैसा बनाया जाए, सिलेबस जो स्टूडेंट फ्रेंडली होगा, टीचर फ्रेंडली होगा, टेक्स्ट बुक कैसा बनाया जाए जो कि स्टूडेंट को बहुत सारे हेल्प देगा, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ वो उसको जोड़ सकता है। तो ऐसा टेक्स्ट बुक बनाना है। एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस, कैसा टीचिंग मेथड्स प्रोवाइड कराना है एक टीचर को, जिससे स्टूडेंट को बहुत सारे हेल्प मिल सकेगा, इसके रिगार्डिंग बताया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, ये 5 बेसिक टीनेट्स के ऊपर ही बेस करके है, जो है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ensuring that learning shifts away from rote methods, enriching the curriculum so that it goes beyond textbook, making examination more flexible and integrating them with classroom life, and nurturing an overriding identity informed by caring concerns with democratic polity of the country। तो इसमें ये बोला गया है कि नॉलेज जो है, इसको ओनली स्कूल के अंदर ही नॉलेज मिलेगा, वैसे नहीं, नॉलेज बाहर भी कैसे स्टूडेंट को मिल सकता है, वो कैसे खुद को स्कूल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ भी खुद को कनेक्ट करके नॉलेज गेन कर सकता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। रोट मेथड से बाहर, रोट मेथड क्या है, इसमें जो बोला जाता है रट्टा मारने का मेथड जो रहता है, मतलब हम एक कुछ पढ़ते हैं तो उसको रट्टा मार लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं। इस करिकुलम फ्रेमवर्क में ये बताया गया है कि ऐसा लर्निंग उसको मिलना चाहिए जिससे उसको रट्टा मारना नहीं पड़े, मतलब वो उसको अच्छे से मतलब याद कर सके, उसमें इतना इन्वॉल्व होके उसको पढ़ाई करे कि उसका लर्निंग इफ़ेक्टिव रहे। तो रोट मेथड से बाहर उसको कैसा इफ़ेक्टिव लर्निंग मिल सके, उसके ऊपर फोकस किया गया है। बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, तो मतलब ओनली टेक्स्ट बुक के ऊपर ही नॉलेज के लिए भरोसा करना है, वैसा नहीं। टेक्स्ट बुक के बाहर भी जो नॉलेज हमें मिल सकता है उसको कैसे एक्वायर करेंगे, उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट, अभी जो है एग्जामिनेशन, देखोगे कि बहुत सारे इंसिडेंट भी अभी हो रहा है जो कि एग्जामिनेशन में फेल होने के कारण। तो ये जो एग्ज़ाम हो है, इसको कितना मतलब इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाए कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली हो सके, मतलब स्टूडेंट भी चाहे कि नहीं, हम इतना पढ़ चुके हैं, हमें भी एग्ज़ाम देना है, ये मतलब उसको एंजॉय करे, वो प्रोसेस को एंजॉय कर सके, ऐसा एग्जामिनेशन बनाया जाए। तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसका डॉक्यूमेंट 5 एरिया के ऊपर फोकस्ड है। एक पर्सपेक्टिव, सेकेंड है लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, सिस्टमिक रिफॉर्म। तो ये 5 चीज़ जो है इसी के ऊपर ही फोकस करके ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है। तो पर्सपेक्टिव में क्या बोला गया है, इट डिस्कसेस करिकुलर रिफॉर्म एफर्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो रिफॉर्म किया गया है, ये सब चीज़ इसमें बताया गया है। इट प्रपोजेस 4 गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, 4 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है।
एक है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, जो मैं पिछले स्लाइड में बताया आप सबको कि आउटसाइड स्कूल, स्कूल के बाहर भी उसको कैसे नॉलेज मिल सके। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द रोट मेथड्स, मतलब ये जो रट्टा मारने का मेथड था, जो मतलब रट्टा मार के उसको मगअप करके वो एग्जाम मतलब पढ़ाई कर रहा था, उससे बाहर इफेक्टिव लर्निंग कैसे मिल सकते, तो उसी के ऊपर फोकस किया गया है। एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक में के बाहर भी कैसे उसको अच्छे से ज्ञान मिल सके, तो उसके ऊपर फोकस किया गया है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब इतना अच्छे से बनाया जाए एग्जामिनेशन कि स्टूडेंट को भी एग्जाम में बैठने को आसान लगे। जैसे कि हम देखेंगे कि अभी मिड सेम एग्जाम हो रहा है, फिर सेमिस्टर एग्जाम हो रहा है, जबकि पहले क्या हो रहा था, साल के आखिर में एक ही एग्जाम दो और वो पूरा साल में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहे उसको जज करेगा वो एग्जामिनेशन। मगर अभी क्या है, सेमिस्टर हो गया है जो कि 6 मंथ में एक बार देना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, तुम्हें एग्जामिनेशन देने में आसान होगा। अभी इंटरनल जो मिड सेम है उसको भी ऐड कर दिया गया है, जिससे और भी आसान हो रहा है, तो एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट जो है लर्निंग एंड नॉलेज, तो नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर। नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है, जो भी पढ़ना चाह रहा है तो उसको शिक्षा कैसे आसानी से मिल सके, मतलब उसका जेंडर, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ये सबके ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सबको कैसे आसानी से नॉलेज, लर्निंग ये सब मिलेगा, उसी के ऊपर फोकस किया गया है। इंटरेक्शन विथ द एनवायरमेंट, नेचर, थिंग्स एंड पीपल टू एनहांस लर्निंग, तो इसमें ये जो पढ़े थे क्या कि टेक्स्ट बुक के बाहर ही उसको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तो उसको कैसा वो नॉलेज मिलेगा, अगर वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करता है, खुद को किसी पीपल के साथ मिलता है, अपने सोसाइटी में जो पीपल है तो उनके साथ मिलके भी जो लर्न कर रहा है उससे उसको जो ज्ञान मिल रहा है, ये सब कैसे मिल सके उसी के ऊपर फोकस किया गया है। पढ़ना मतलब ये ओनली तो हम जाके मतलब बुक लेके पढ़ाई कर लेंगे, ये तो नहीं होगा ना। ये कैसे होगा, जब तुम्हारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट सही तरह से हो रहा होगा। मतलब ऐसा अगर है फिजिकल डेवलपमेंट, तुम्हारा फिजिकल ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है, वेरियस प्रॉब्लम चल रहा है, तो तुम्हें तो पढ़ने को मन नहीं करेगा, तो तुम लर्न कैसे करोगे। मेंटल डेवलपमेंट, तुम्हारा मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तुम बहुत स्ट्रेस में रह रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन में रह रहे हो, तो तुम्हारा पढ़ाई कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ये जरूरी है। लर्निंग शुड बी मेड एंजॉयबल एंड शुड रिलेट टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस लर्निंग। इसके मतलब ये बोला गया है कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है इसको एंजॉय करना है, मतलब ओनली एग्ज़ाम, आखिर में एग्ज़ाम होगा और तुम एक दूसरे क्लास में शिफ्ट हो गए, हायर क्लास में, तो इसके लिए लर्न कर रहे हो, ऐसे नहीं। तुम जो भी पढ़ रहे हो उसको एंजॉय करके अगर पढ़ोगे और तुम्हारा लाइफ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, मतलब जो भी आगे तुम्हारा लाइफ में जो भी हो रहा है तुम वो लर्निंग को उसके साथ रिलेट कर सकोगे, तब जाके तुम्हारा वो जो लर्निंग है वो इफेक्टिव लर्निंग माना जाएगा। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, अगर तुम जो लर्न कर रहे हो उसको, वही चीज़ अगर तुम उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जुड़ नहीं सकते हो, अगर वो तुम्हारा कुछ भी काम में नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं। तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग वही चीज़ बताता है। नॉलेज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के बाहर ही कैसे बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हो, तो उसी के ऊपर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट जो है करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, इसमें कौन सा चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है ना, सिग्निफिकेंट चेंज, कुछ रिकमेंडेशन आया है जो कि लैंग्वेज, मैथ, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस, ये 4 के फील्ड में कैसे चेंजेस लाया जा सकता है। जैसे कि लैंग्वेज में देखोगे, तुम सबको तो पता ही होगा, मतलब हमारा एक फर्स्ट लैंग्वेज रहता है, सेकंड लैंग्वेज रहता है और थर्ड लैंग्वेज रहता है। जिनको पता नहीं वो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मैट्रिक के मार्कशीट देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि FLO, मतलब ओडिशा के बारे में मैं बता रहा हूँ, FLO लिखा होगा, SLE लिखा होगा, TLH लिखा होगा, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत जो जिसका होगा। तो इसमें क्या होता है,
यही सिग्निफिकेंट चेंज लाने को बोला गया है कि फास्ट लैंग्वेज जो है वो तुम्हारा नेटिव लैंग्वेज होगा, जो जहाँ से है। मतलब मैं अगर उड़ीसा से हूँ तो मेरा नेटिव लैंग्वेज उड़िया ही है। अगर कोई उत्तर प्रदेश से है तो उसका नेटिव लैंग्वेज हिंदी है। अगर कोई तमिलनाडु से है तो उसका नेटिव लैंग्वेज तेलुगु है, तो तमिल है, सॉरी। तो ये सब जो है उसका फास्ट लैंग्वेज रहेगा। सेकंड लैंग्वेज जो है, अगर तुम किसी हिंदी बेल्ट का स्टूडेंट हो तो तुम्हारा वो तो हिंदी चला गया ना फास्ट लैंग्वेज में, तो सेकंड लैंग्वेज में तुम्हें क्या क्या सीखना पड़ेगा? आइदर इंग्लिश सीखना पड़ेगा या फिर और एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा जिसका उतना ही इम्पोर्टेंस है। और थर्ड, और जो हिंदी बेल्ट का नहीं है उनके लिए सेकंड लैंग्वेज क्या होगा? हिंदी या फिर इंग्लिश। और थर्ड लैंग्वेज जो है उनके लिए क्या है? उनका हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों में से एक को चीज चूज करना पड़ेगा। अगर हिंदी बेल्ट का है तो उनका थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा। तो ये है लैंग्वेज रिफॉर्म्स। मैथ में ये बोला गया है कि मैथ जो चीज़ है वो ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेशन ही सीख रहे हैं कि इसमें कितना 2 का पढ़ाओ पढ़ लिए, 25 तक पढ़ लिए, उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब पढ़ लिए, वो चीज़ नहीं है। मैथ के मतलब उसमें ऐसा रिफॉर्म लाना चाहिए कि मैथमेटाइजेशन के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम उस मैथ को कैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जुड़ सकते हैं। मतलब कैसे वो रियल लाइफ में हमारा कैसे यूज कर सकते हैं उसको, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस में क्या होगा कि सोशल जो सारे कंसेप्ट हमारे सोसाइटी में जो सारे चीज़ हो रहा है, जो चीज़ है, सोशल इफेक्ट जो रह रहा है, वो सबके ऊपर स्टूडेंट का ध्यान फोकस कैसे कर सकते हैं, तो वो हमें सोशल साइंस से पता चलेगा। नेचुरल साइंस क्या है? मतलब हम साइंस से जो, मतलब हम अगर न्यूटन के बस एग्जाम में लिखेंगे इसीलिए न्यूटन के सारे लॉ पढ़ दे रहे, फाराडे के ऊपर पढ़ लिए, आइंस्टाइन के ऊपर पढ़ लिए, तो वैसा साइंस नहीं है। साइंस ये बोलता है कि हमें जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है उसको फैक्ट और फिगर के साथ जोड़ो और उससे उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ उसको जोड़ के फिर कुछ मतलब क्या डिसीजन लो। तो ये हमें नेचुरल साइंस बताता है। तो ये सब जो है ऐसा चेंज लाना चाहिए हमारा ये फील्ड में। और जो है आर्ट में ऐसे मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ सारे उसको भी जोड़ना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट का उस फील्ड में भी थोड़ा डेवलपमेंट आ जाएगा। तो ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट इसमें क्या है? अगर देखो तुम स्टूडेंट क्लास को नहीं आ रहा है, मतलब आजकल देखोगे तो स्टूडेंट धीरे धीरे वो नंबर भी बढ़ते जा रहा है, मगर वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहले से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। अगर देखो तुम पढ़ने गए हो, छत से पानी टपक रहा है, छत मतलब टूटने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में तुम पढ़ाई कैसे करोगे? क्लास में बैठे हो, सांप बिच्छू ये सब आ जा रहे हैं, कुत्ते अंदर आ जा रहा है, बाहर बहुत शोर हो रहा है, मतलब गाड़ी मटर के साउंड आ रहा है, तो पढ़ाई नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देखोगे पहले से क्या था? ब्लैक बोर्ड था, फिर वाइट बोर्ड में आया, अभी क्या है? डिजिटल बोर्ड, मतलब जो स्मार्ट बोर्ड बोल रहे हो तो वो आ गया। उसमें क्या हुआ? सबको मतलब पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है ना। तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से ये चीज़ होता है। हाइजीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, वही बोला, अगर तुम बैठे हो सांप बिच्छू आ जा रहे हैं क्लास में तो पढ़ाई नहीं हो सकता है ना, तुम्हारा तो ध्यान उसी के ऊपर ही आ जाएगा। तो सेफ एनवायरनमेंट कैसे रहेगा? हाइजीन कंडीशन, टॉयलेट वगैरह ये अगर क्लीन नहीं है, वहाँ से वेरियस डिजीज वगैरह फैल रहा है, तो तुम तो वहाँ पे पढ़ ही नहीं सकोगे ना। और स्टूडेंट टीचर रेशियो, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल देखोगे बहुत सारे रूरल रीजन में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे 1-2 टीचर है, 5-5 क्लास को हैंडल कर रहे हैं। 5-5 क्लास को हैंडल करने में दिक्कत क्या होता है? उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट, एक मतलब पढ़ाने का जो इंटरेस्ट रहना है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनको तो 5 क्लास हैंडल करना है ना। और स्टूडेंट का भी एक ही, मतलब उनका अगर 6 सब्जेक्ट है, एक ही टीचर आ रहा है पढ़ाने के लिए, उनका भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट टीचर, और वो अगर डाउट क्लियर करने
को चाहे तब मतलब वो अवेल नहीं रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट टीचर रेशियो कम है। तो ये सबके ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो स्टूडेंट टीचर रेशियो को भी प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। ये सब यही करिकुलम फ्रेमवर्क में बताया गया है। फिर और क्या बताया गया? टीच डिसिप्लिन, इक्वालिटी, जस्टिस, रेस्पेक्ट, डिग्निटी एटसेट्रा। अगर तुम स्टूडेंट को ओनली पढ़ाने लगोगे तो वो ओनली पढ़ाई का नॉलेज जो है बुकिश हो जाएगा ना, मतलब बुक का नॉलेज जो है उसी को ही गेन करेगा। तो उसको ज़्यादा कैसे डिसिप्लिन, मतलब वो सोसाइटी में डिसिप्लिन कैसे रह सकता है, क्लासरूम में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, इक्वालिटी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने बाहर के लोगों के साथ वो कैसे इक्वालिटी मेंटेन करेगा, जस्टिस, जो सारे चीज़ हो रहा है उसमें कौन सा चीज़ ठीक है, कौन रॉन्ग है, कौन सही नहीं है, ये सब चीज़ जस्टिस के द्वारा पता चलेगा। रेस्पेक्ट, बड़ों के कैसे सम्मान दिया जाए, छोटों को कैसे प्यार दिया जाए, ये सब रेस्पेक्ट जो है अगर उसको बताया नहीं गया तो ये उसका वो जो लर्निंग प्रोसेस वो तो फ्रूटफुल नहीं रहेगा ना। तो ये सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया इसी करिकुलम फ्रेमवर्क के दौरान। नेक्स्ट, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिस्टमिक रिफॉर्म्स। तो इसमें क्या बोला गया? क्वालिटी एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। एजुकेशन, अगर टीचर आएगा बस पढ़ा के चला जाएगा तो फिर क्या होगा? अगर स्टूडेंट कुछ उससे मतलब नॉलेज गेन नहीं कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला ना। तो इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन मैटर करता है। मतलब जो पढ़ा रहे हो उसको स्टूडेंट कितना ग्रास्प कर रहा है, मतलब कितना उससे एक्वायर कर रहा है नॉलेज। तो ये है क्वालिटी एजुकेशन। जो सारे मतलब मैं बोला कि उस मतलब टेक्स्ट बुक के साथ मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कैसे वो बुक से नॉलेज ले सकता है, कैसे रिस्पेक्ट, डिग्निटी, मोरल ग्राउंड, ये सब उसको पता चल सकता है। ये है क्वालिटी एजुकेशन का प्रभाव। और नेक्स्ट जो है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। आजकल वही बोला, मैं पहले से वही बोल के आ रहा हूँ कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म जो है ऐसा नहीं है कि मतलब उसको बहुत रिजिड कर दिया जाएगा और स्टूडेंट फेल हो तो हो, पास करे तो करे, वैसे नहीं। ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस है जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट क्या मतलब उसको क्वालिटी एजुकेशन मिला है या नहीं। तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म में ऐसा लाना चाहिए कि एग्जामिनेशन को आसान बनाया जाए। आसान मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूरा आसान कर दिया गया, क्लास 10 का स्टूडेंट को 2 का पढ़ाओ लिखने को दे दिया और वो पास कर गया, वैसा नहीं। एग्जामिनेशन रिफॉर्म को ऐसा करना चाहिए, एग्जामिनेशन का प्रोसेस भी सही रहे और स्टूडेंट को भी आसानी हो वो एग्जामिनेशन देने के लिए। जो भी पढ़ रहा है उसको अच्छे से वो रिप्रेजेंट करा सके। एग्जामिनेशन को उतना स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब सेमिस्टर वाइज करा जा सके, ये सबके ऊपर फोकस करना चाहिए, ये बोलता है एग्जामिनेशन रिफॉर्म में। तो ये सब सिस्टमिक रिफॉर्म्स के अंडर आ रहा है। तो हम सब मेन चीज़ के ऊपर फोकस कर दिए। ये था 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो अगर तुम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब ऐसा फील्ड है जहाँ के ऊपर एग्जामिनेशन का ध्यान रहता है, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि तुम ये सब करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ो, इसमें क्या क्या चेंजेस आया है, कैसा एजुकेशन चाहिए स्टूडेंट को, ये सब आपको भी पता चले, ये सब एग्जामिनर चाहता है। तो यही था 2005। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 2009 या फिर और कुछ एजुकेशन के ऊपर का वीडियो में लाने का कोशिश कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट बोले थे कि एग्जामिनेशन के मतलब नेक्स्ट CUET का प्रिपेयर कराने के लिए, CUET कैसे प्रिपेयर करें बीएड के लिए, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। अगर चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। थैंक यू सो मच।